Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about a very important concept of frictions, and that is the friction force on body in contact with the vertical surface. You can see here it is a vertical wall, and vertical wall के साथ एक block जो है वो contact में है. There is a block which is in contact with the vertical वॉल. इस ब्लॉक का मास m है, ठीक है, और ब्लॉक और वॉल के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या है? म्यूएस है. म्यूएस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल. ठीक है, व्हाट इज म्यूएस? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. म्यूएस क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल. ठीक है, इस केसेस में जो है सो अब हो क्या रहा है कि F फोर्स से, ठीक है, F फोर्स से जो है सो हम इसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स F से इस ब्लॉक को प्रेस किया जाता है अगेंस्ट द वॉल. तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि वॉल भी जो है, क्योंकि वॉल मोशन में नहीं है इस समय, वॉल रेस्ट में है, तो वॉल क्या करता है कि इस ब्लॉक को एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N से पुश करता है. ठीक है, और एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ आप लिख सकते हो कि फोर्स जो F है, जिस फोर्स से आपने वॉल ब्लॉक को पुश किया अगेंस्ट द वॉल, दिस इज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N applied by the wall on the block. This is the force applied by the vertical wall on the block in opposite direction to the force you have applied it. ठीक है, अब बताइए जरा सा कि जब आप प्रेस किए तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये रहा. अब क्या होगा कि ये जो ब्लॉक देखो, इस ब्लॉक पे फोर्सेस, ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपने देख लिया. इस ब्लॉक का जो ड्राइविंग फोर्स है, मतलब जिसकी वजह से ये मोशन में आ सकता है, वो क्या है? इसका वेट mg. ठीक है, द वेट mg जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. ये जो वेट है ये इसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स है, जिसकी वजह से इसमें एक टेंडेंसी है नीचे की ओर आने की. तो इस टेंडेंसी को क्या करेगा कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, वॉल और ब्लॉक के बीच का कॉन्टैक्ट सरफेस क्या करेगा, उसको अपोज करेगा. तो वो क्या करेगा, ये वॉल जो है इस ब्लॉक पे वर्टिकल डायरेक्शन में अगेंस्ट इट्स टेंडेंसी ऑफ मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स F अप्लाई करेगा. ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि जो F है, दिस F इज द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइडेड बाय F. क्या है? F है मेरा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइडेड बाय वॉल ऑन ब्लॉक. ठीक है, बाय वॉल ऑन ब्लॉक. तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, क्या है? ये अभी जो है सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है. ठीक है, क्योंकि अभी मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ब्लॉक जो है वो मोशन में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो जब इस तरह का कंडीशन होगा तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब इसकी जो वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स F की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेसर इक्वल टू जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N आपने अप्लाई किया. ये ठीक है, आप फोर्स कुछ भी अप्लाई करो, ठीक है, जब फोर्स आप अप्लाई करोगे अकॉर्डिंगली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वैरी करेगा, अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन फोर्स आपका वैरी करेगा. लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है सो F शुड बी लेसर इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ N, ये रिलेशन होगा. तो अब क्या है कि इफ द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन यू अप्लाई द हॉरिजॉन्टल फोर्स F, ये जो फोर्स F जब आप अप्लाई करते हो और ये ब्लॉक अगर रेस्ट में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इस ब्लॉक पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F और mg एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, तभी वो रेस्ट में है. तो अब आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि फ्रिक्शन फोर्स जो F है, दिस इज इक्वल टू mg. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स F दिस इज इक्वल टू mg. और आपको पता है कि यहाँ इसको क्या करो, mg को इस इक्वेशन में जाकर सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या लिखोगे? mg एंड दिस इज लेसर इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n, और n की वैल्यू क्या F के बराबर है, तो mg इज लेसर इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ F. ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ F. तो कहीं ना कहीं तुम ये कह सकते हो कि फोर्स जो F होगा, फोर्स F शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mg बाय म्यू.
मतलब कहने का ये है कि द मिनिमम फोर्स, अगर आप बात करो, ये तो था, तो एफ मिनिमम, द मिनिमम फोर्स, ठीक है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक एट रेस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ, एंड दिस एफ इज इक्वल टू mg बाई म्यू, ठीक है। ये है वो मिनिमम फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक एट रेस्ट। तो आपने देखा कि कैसे आपने हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई किया, और हॉरिजेंटल फोर्स होने की वजह से, मतलब हॉरिजेंटल फोर्स होने के बावजूद भी ये ब्लॉक कहीं ना कहीं रेस्ट में बना रहा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इस mg के अगेंस्ट में ये फोर्स काम कर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपने फोर्स F अप्लाई किया तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N अप्लाई हुआ। इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या हुआ कि चूंकि ये दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस फ्रिक्शनल सरफेस थे, तो इसके टेंडेंसी ऑफ मोशन जो कि डाउनवर्ड था, उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स इधर ऊपर की ओर अप्लाई हुआ, और जिसको रेस्ट में रखने के लिए जो है सो आपका ये इक्वेशंस डिराइव हुआ, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इस ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए मिनिमम फोर्स आप क्या अप्लाई करोगे, F इज इक्वल टू mg बाई म्यू, ठीक। हेयर अगेन वी हैव ए केस वेयर द ब्लॉक ऑफ मास m, और ए बुक आप कह सकते हो, और उसको क्या कर रहे हो कि आप दोनों हाथों से एक हॉरिजेंटल फोर्स लगा करके, पुश करके आप उसको रेस्ट में रखे हुए हो, ठीक है। ऐसा एक्चुअली में होता भी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज अ ब्लॉक, एंड इफ यू अप्लाई द नॉर्मल फोर्सेस, you see here that the block जो है या book जो है it remains at rest because of the friction forces. So how it is happening is that कि जब आप forces जो apply करते हो वो actually में क्या हो रहा है कि इस block पे normally act करता है, ठीक है। और ये ब्लॉक और आपके हाथ के बीच में क्या है, तो देयर इज अ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एस, यहाँ भी, और सेम यहाँ भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या हो गया, तो म्यू एस हो गया। तो क्या होगा कि जब नॉर्मल फोर्स इस पर क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस पर एफ, ठीक है। अब इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी, तो देखो इसका वेट जो mg है वो नीचे लग रहा है, तो ये क्या है, एक्चुअली में ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स किस लिए है, क्योंकि ये फोर्स इसको नीचे लाने की टेंडेंसी रखता है। तो इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, आपका हाथ जो है वो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स F, और सिमिलरली चूंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम है तो इस डायरेक्शन में भी ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, दिस इज F, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये इस ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप एक्चुअली में अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में अगर है, तो ये रहा आपका मास m, इस पे फ्रिक्शन फोर्स, इस सरफेस के द्वारा फ्रिक्शन फोर्स लगा F, और इस सरफेस के द्वारा फ्रिक्शन फोर्स फिर लगा F, नीचे काम कर रहा है वेट यहाँ पे mg। तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो क्या चीज़ कि ये जो ट्वाइस ऑफ F एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ से mg। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है F, ये इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है, लेसर इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, मतलब म्यू एस टाइम्स ऑफ n, और n यहाँ क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स F है, तो ये होगा रिलेशन यहाँ फ्रिक्शन फोर्स का। तो जब ये जो F की वैल्यू है यहाँ म्यू एस टाइम्स ऑफ n, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे निकालो F की वैल्यू, तो F की वैल्यू क्या होगी, mg बाई 2, तो ये वैल्यू यहाँ डालो, mg बाई 2 इज लेसर इक्वल टू म्यू एस इंटू F, और यहाँ से आपको निकलेगा क्या चीज़ कि F शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mg बाई ट्वाइस ऑफ म्यू एस। तो अगर इस इनइक्वालिटी से आप ये कह सकते हो कि जो मिनिमम फोर्स है, ठीक है, फोर्स F जो है इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mg बाई ट्वाइस ऑफ s, सो दैट द ब्लॉक और ए बुक रिमेन्स एट रेस्ट बिटवीन योर हैंड्स, ठीक है। तो अब क्या है कि मिनिमम फोर्स की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स नीडेड टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, द ब्लॉक एट रेस्ट इज कितना हो जाएगा, तो mg बाई ट्वाइस ऑफ यहाँ से म्यू एस, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये आप फोर्स इससे मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा भी रखोगे तो भी वो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन इस वैल्यू पे, मतलब मिनिमम वैल्यू पे mg बाई ट्वाइस ऑफ s पे भी वो रेस्ट में ही रहेगा। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स that needs to be applied by the two hands so that the block, so that जैसे मान लो ये ब्लॉक है,
ठीक है। तो दिस इज, आपने इसको पकड़ा हुआ है, तो आपको कितना फोर्स मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये नीचे की ओर न गिरे, तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा mg बाई ट्वाइस ऑफ म्यू एस। ठीक है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। आप इससे ज्यादा फोर्स भी अप्लाई कर सकते हो, दैट डज नॉट मैटर, बट द मिनिमम फोर्सेस दैट यू नीड टू अप्लाई टू होल्ड दिस ब्लॉक एट रेस्ट बिटवीन द टू हैंड्स और टू वॉल्स, वट एवर इट इज mg बाई ट्वाइस ऑफ म्यू एस, वेयर म्यू एस इज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द two surfaces. ठीक है, अब continuing the previous discussions, we are going to solve a problems, and the problem statement as you can see here is that a 1 kg block is being pushed against the wall. ये देखो, ये जो है यहाँ पे this is a wall, okay, this is a wall, और ये wall क्या है, फ्रिक्शन है इस wall पे। तो 1 kg का एक ब्लॉक है और 1 kg का ब्लॉक क्या हो रहा है, पुश अगेंस्ट द वॉल बाय द फोर्स F इज इक्वल टू 75 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। और देखो कैसे लग रहा है, 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हुए हम इसको जो है सो प्रेस कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है क्या चीज कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस सरफेस के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू की सिंगल वैल्यू मेंशन है 0.25। तो अगर मान लीजिए ये ब्लॉक, अगर मान लीजिए ये स्टैटिक है, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या फिर अगर ये ब्लॉक मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो दोनों कोएफिशिएंट, दोनों केसेस में हम लोग 0.25 ही लेंगे जो है सो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा, एक्चुअली में ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप गौर से देखें इस प्रॉब्लम को, तो कहीं ना कहीं जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये फोर्स एक्चुअली में इसका दो कंपोनेंट है, एक तो ये और दिस इज नथिंग बट F cos 37 डिग्री एंड दिस इज F sin 37 डिग्री। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये 75 हो गया और cos 37 मतलब क्या चीज, तो इंटू यहाँ पे, तो 37 के बारे में बस मैं इतना ही जानता हूँ कि एक ट्राइंगल होता है जिसमें ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है और ये एंगल थीटा जो होता है ये 37 डिग्री होता है। तो cos 37 की वैल्यू 4/5, 4/5, तो ये हो गया कितना 15, 15 और ये यहाँ पे 60 न्यूटन, 60 न्यूटन का फोर्स जो है वो एक्चुअली में इस पे क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। 60 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो वर्टिकल फोर्स है F sin 30 डिग्री, तो 75 और sin 37 मतलब 3/5, तो 45 न्यूटन का फोर्स आप इस पे अपवर्ड डायरेक्शंस में लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा था इस एंगल से 37 डिग्री बनाते हुए, एक्चुअली में इसका दो कंपोनेंट इस पे ऐड कर रहा है। एक तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 60 न्यूटन का है, सो एक वर्टिकल कंपोनेंट जो अपवर्ड जो ऐड कर रहा है उसका वैल्यू कितना आ गया, तो 45 न्यूटन। ठीक है, तो जब 60 न्यूटन का फोर्स इस पे ऐड कर रहा है तो ये वाल भी क्या करेगा, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शंस में अप्लाई करेगा इस पे। तो अगर आप एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई हुआ, अब देखो क्या चीज कि इसका वेट जो है क्या लगेगा, mg, मास 1 kg, g हो गया कितना, g हो गया 10, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन पता करना, फोर्सेस डिसाइड नहीं करता है टेंडेंसी ऑफ मोशंस, रिजल्टेंट फोर्स डिसाइड करता है कि टेंडेंसी क्या है इसके मूवमेंट की, और उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो ये रहा आपका ब्लॉक 1 kg का। इस ब्लॉक पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक फोर्सेस आपने इधर लगा दिया 60 न्यूटन का, ठीक है, इसकी वजह से इस पे वाल ने एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया N, एंड दिस इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अब क्या है कि इसका जो वेट mg है वो नीचे लग रहा है 10 न्यूटन का, और इस पे इस जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो 45 न्यूटन का है वो अपवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है 45 न्यूटन। तो अगर आप गौर से देखें तो नेट फोर्स जो है वो उस पे किधर की वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजेंटली तो क्या है कि ये ब्लॉक जो है हॉरिजेंटली इसके मूवमेंट की कोई टेंडेंसी है नहीं, वर्टिकली ही मूवमेंट की टेंडेंसी है। तो अब देखो कि वर्टिकली कौन सा फोर्स ज्यादा हो रहा है। अब देख रहे हो कि ऊपर 45 से नीचे 10 है, तो एक्चुअली में रिजल्टेंट जो है ऊपर की तरफ 35 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस ब्लॉक के, ये जो ब्लॉक है इसकी टेंडेंसी किधर हो जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट की टेंडेंसी होगी। क्या हो जाएगी, द टेंडेंसी विल बी ऑफ अपवर्ड मोशन, टेंडेंसी ऑफ दिस ब्लॉक in this case is of upward
अपवर्ड मोशन, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी हो गई अपवर्ड मोशन की। तो ये जो सरफेस है, ये जो वाल है जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, वो किधर की ओर करेगा, नीचे की ओर अप्लाई करेगा, फ्रिक्शन फोर्स Fr। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे की ओर क्यों हो गया, क्योंकि जो इस ब्लॉक की टेंडेंसी थी इस सिनेरियो में, जब फोर्सेस 37 डिग्री का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के ऐड कर रहे थे, तो इस सिनेरियो में क्या हो गया, टेंडेंसी ऊपर जाने की हो गई, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स नीचे ऐड कर गया, ठीक है। पहले के केसेस की तरह अपोजिट, पहले क्या था कि इसको स्टेबल रखना था, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में वेरिएशन है, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे ऐड कर गया। आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहली बात यहां देखो कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या टेंडेंसी ऑफ मोशन ही नहीं है, एक्चुअली में यहाँ मोशन हो रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक, फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि वैसे भी आपसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताइए, मतलब कहीं ना कहीं ये ब्लॉक जो है वो वाल के रिस्पेक्ट में अपवर्ड मोशन में है, तो यहां जो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो म्यू के इंटू एन। यहाँ पे तो क्या है कि म्यू के की वैल्यू वही म्यू ही होगी, तो 0.25 और इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपने अप्लाई किया 60, तो उसके रिस्पॉन्स में वाल ने भी दे दिया 60 न्यूटन, तो ये हो गया यहाँ से 60, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहां से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 25, तो 150, और यहाँ पे और यहाँ 0 डबल 0 यहाँ हट जाएगा, तो ये बेसिकली कितना आ गया, तो 15 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना ऐड किया, ऊपर 45 ऐड कर रहा है 35, माइनस यहाँ पे नीचे 10 ऐड कर रहा है, तो -10, और साथ में फ्रिक्शन फोर्स -15, ठीक है। ये क्योंकि एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होगा, तो एफ नेट फोर्स बट्टा मास, ठीक है। तो नेट फोर्स हो गया ऊपर 45 -10 -5, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस है मैंने उसको पॉजिटिव माना है, जो भी चीज पैरामीटर से, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होगा सो नेगेटिव माना है। तो 45 -10 -15 और बट्टा मास कितना है इसका, तो मास है इसका 1 kg, ठीक है, 1 kg मास है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 25, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। ये जो है ये क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है और प्रॉब्लम में भी दिख रहा है कि 45 न्यूटन का फोर्स जो है सो अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इस सरफेस पे कितना ऐड करता, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन FL इज इक्वल टू म्यूएस टाइम्स ऑफ n होता, और इसकी वैल्यू आप निकालिएगा तो 0.25, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो ये आप 60 है इंटू 60 एंड दिस इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन होती, तो 15 न्यूटन के लगने के बाद भी क्योंकि अपवर्ड फोर्स ज्यादा है तो स्लाइडिंग होनी है, और स्लाइडिंग होनी है तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है चाहे वो 15 ही न्यूटन का क्यों ना हो, क्योंकि ये 15 न्यूटन इसलिए है क्योंकि आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक और स्टैटिक के केस में बराबर था। अगर आपका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर नहीं होता तो पहले आप निकालते लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल करके आप देखते कि क्या हो रहा है, मतलब स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और स्लाइडिंग डिसाइड होने के बाद आप काइनेटिक फ्रिक्शन इंप्लीमेंट करते हो। तो यहाँ तो प्रॉब्लम में इटसेल्फ मेंशन्ड है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, मतलब कहीं ना कहीं स्लाइडिंग हो ही रही है, इसलिए ये फ्रिक्शन फोर्स जो आप लिए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। हाँ, डायरेक्शन किस बेसिस पर डिसाइड हुआ, डायरेक्शन इस बेसिस पर डिसाइड हुआ कि इसका जो टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं लगने से पहले, फ्रिक्शन अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं तब उसका किस डायरेक्शन में मोशन होना है, यही उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन को डिसाइड करता है। तो जब भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करना हो तो आप ये एज्यूम करो कि फ्रिक्शन अभी नहीं है, बाकी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब उसकी वजह से टेंडेंसी ऑफ मोशंस किधर हो रही है, और जिधर हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्सेस को लगा दो, ठीक है। दिस वाज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और हम लोग सॉल्व करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।